में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज हम साइंस की क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों सेगमेंट से मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आपको साथ ही साथ ये OMR शीट भी फिल करते चलना है जिससे कि आपका मूल्यांकन हो सके। ठीक है दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। देखो दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम होती है तो उसमें कई सारे पोर्शन होते हैं। साइंस, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, आपको सभी को बराबर वेटेज देना है। हम यहाँ पे साइंस के पोर्शन आपको कवर करा रहे हैं। अगली क्लास में आपको मॉडल पेपर भी मिलता है, तो आपको सभी पोर्शन पे ध्यान देना है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए आप। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका, रेटिना, लेंस, पक्षाभि पेशियां। अब देख लेते हैं इसका। जो परितारिका है उसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। बाकी सब सही लिखा हुआ है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप इसका क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। ऑप्शन है परितारिका, ऑप्शन बी है रेटिना, सी है लेंस, फोर्थ है पक्षाभि पेशियां। तो रोहित भूरिया जी बता रहे हैं रेटिना। बताइए। और अब यहाँ पे आप ये जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, पहले तो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कैमरे में आगे एक शटर होता है, तो वो क्या करता है, लाइट को कम ज़्यादा करता है। उसी प्रकार हमारी आंखों के सामने एक आइरिस होता है। आइरिस मतलब एक परत होती है जो कम ज़्यादा होकर प्रकाश को नियंत्रित करती है, यानी ये शटर है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? आइरिस। क्या आंसर आएगा इसका? आइरिस। आइरिस मतलब परितारिका को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये परितारिका, ये रेड कलर की दिख रही है आपको। ये क्या होगा कि कम ज्यादा होकर प्रकाश को नियंत्रित करेगी। मतलब रेटिना तक कितना लाइट पहुंचाना है वो किसका काम है? आइरिस का काम है। ये यहाँ पे आपका क्या है? ठीक है, पुतली है, इसके पीछे पुतली है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन लेंगे। सिनेमा के पर्दे में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, सभी? जल्दी से बताइए। ये सिनेमा का पर्दा है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जल्दी बताइए। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं सिनेमा पे हम क्या है, प्रोजेक्ट करते हैं लाइट, और लाइट प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बनेगी। जो इमेज आप उसको फोकस करेंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से वो इमेज बनेगी। दोनों गलत हो जाएगा। ये इसका क्या आएगा? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? रियल, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन है तांबे का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। आप सबको मालूम है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और हाई टेम्परेचर में तांबा पिघल जाएगा, प्लेटिनम भी पिघल जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। इसका क्या आना चाहिए आंसर? टंगस्टन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 3422 डिग्री पे पिघलेगा। कितने डिग्री पे? 3422 डिग्री पे। अब 3422 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तांबा इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? टंगस्टन। ये आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का वायर है। अब ये कब पिघलेगा? 3422 डिग्री पे। इसके लिए हम टंगस्टन यूज करते हैं। तांबा भी यूज कर सकते थे लेकिन वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आया? टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है? जल्दी से मुझे बताइए।
सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य हमें दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, लाल कलर, हल्का हल्का लाल कलर दिख रहा है आसपास के एरिया में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कि तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है। यानी हम यहाँ देखें तो ये देखो, देखो प्रिज्म में दिखा देता हूँ, यहाँ से व्हाइट प्रकाश आपने भेजा तो ये बैंगनी, जामुनी, इस प्रकार 7 रंग रहते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो लाल रंग का जो होता है, लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, यानी इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इसका क्या आया, लाल रंग, लाल रंग इसका सही आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसके लिए वो लाइट में, आसमान में फैल जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान का सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखेगा? बोल रहे हैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा रहे हो, जैसे मान लो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं तो उनको अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, नीला दिखेगा, काला दिखेगा। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश से वायुयान में सफर करने पे आकाश का रंग कैसा दिखेगा? लाल, नीला, काला, पीला। जल्दी बताइए। पंकज चौधरी जी बता रहे हैं सी, रोहित जी बता रहे हैं लाल। क्या अभी देखते हैं यहाँ पे, ये वैसे वायुयान है, इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है अभी। पंकज चौधरी बता रहे हैं ब्लैक, शुभम जी बता रहे हैं बी। अभी देख लेते हैं, यहाँ पे आगे का शब्द भी पढ़िया करे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अत्यधिक लिखा है। अत्यधिक मतलब वो वायुमंडल से भी ऊपर चले गए हैं, वायुमंडल से भी ऊपर चले गए हैं, मतलब कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। यदि वायुमंडल में होते तो कैसा दिखता? नीला दिखता। लेकिन वो चले गए हैं वायुमंडल को पार करके ऊंचे, इसमें आएगा काला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या पूछा आपसे? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। जल्दी से बताइए मुझे, बहुत सारे, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि इसमें हम 4 ऑप्शन पे बात कर रहे हैं और आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एक क्वेश्चन से। पंकज चौधरी जी बता रहे हैं बी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है जल्दी बताइए। पंकज चौधरी जी बता रहे हैं टेस्ला, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, इसका ही आएगा टेस्ला, क्योंकि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, बल का मात्रक न्यूटन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। और टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला। क्लियर, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेट को रखने पर उसकी चुंबकीय फील्ड पैदा होती है, और उसकी फील्ड की मतलब सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है? कोनों में। ये देख लो, यहाँ पे कम है, लेकिन कोनों पे क्या है? सबसे ज्यादा चुंबकत्व है। आपसे पूछेंगे चुंबकत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है मैग्नेट के, तो आपको बोलना है सिरों पे, दोनों सिरों पे। सौर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोलर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील का, सिलिकॉन का, अभ्रक का, सीसा का? स्टील का, सिलिकॉन का, अभ्रक का, सीसा का? ये अभ्रक लिखा है। सौर सेल बनाने में उपयोग करते हैं स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक, सीसा। जल्दी बताइए। पंकज जी बता रहे हैं बी, आर्मी बॉय बता रहे हैं बी, शुभम जी बता रहे हैं बी। बिल्कुल सही है, किसका उपयोग होगा? सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, क्या है? अर्धचालक। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे बॉक्स, इसमें ब्लैक ग्रे कलर का सिलिकॉन होता है, उसको उपयोग करते हैं, ग्रे कलर का। ठीक है, अब स्टील का उपयोग कहाँ होता है? दैनिक जीवन में वस्तुएं बनाने में, टेबल कुर्सी बनाने में, फर्नीचर बनाने में स्टील का उपयोग होता है। अभ्रक क्या है? अभ्रक मतलब माइका, विद्युत की जो प्लेट होती है वो बनाने में काम करते हैं माइका का। सीसा का उपयोग कहाँ होता है? बैटरी में। सीसा का उपयोग किस में होता है? बैटरी में। ये हो गया। अगला लेंगे, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं?
खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? मतलब ये फूड की एनर्जी की बात कर रहे हैं, फूड एनर्जी, फूड एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फूड एनर्जी की। तो हम किस में नापेंगे? जूल में, कैलोरी में, अर्ग में, इनमें से किसी में नहीं। जूल में हम ऊर्जा को नापते हैं, किस में नापते हैं? ऊर्जा को। अर्ग में भी हम किस में नापते हैं? ऊर्जा को नापते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शरीर की बात कर रहे हैं, मानव शरीर की जो एनर्जी होती है वो किस में नापते हैं? कैलोरी में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैलोरी। ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरी आपको किससे प्राप्त होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी आपको होगी प्रति ग्राम, प्रति ग्राम एनर्जी वसा से। प्रति ग्राम एनर्जी किससे प्राप्त होगी? वसा से। 9 किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होगी। 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से। कार्बोहाइड्रेट से कितनी होगी? कार्बोहाइड्रेट से होगी 4 किलोग्राम कैलोरी। एम्पियर से क्या मापते हैं? एम्पियर से हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। एम्पियर से आप क्या नापते हैं? जल्दी बताइए। एम्पियर किसको मापने की इकाई है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। यहां देख लेते हैं, वोल्टेज विभवांतर, विभवांतर को किसमें नापते हैं? वोल्टेज में। ठीक है, हो गया। पावर को किसमें नापेंगे? वाट में, यानी शक्ति को हम किसमें नापेंगे? वाट में। प्रतिरोध को किसमें नापेंगे? ओम में। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का क्या आया? एम्पियर। विद्युत धारा क्या है? एम्पियर। प्रतिरोध का ओम, पावर का वाट, और विभवांतर का वोल्टेज। ठीक है, तो ये सारी हमने इकाई यहाँ पे लिख ली है। वॉइस नहीं आ रही है, 1 मिनट में हम इसको सुधार करते हैं इसमें। आप ठीक है, भैया आ रहे हैं अभी। आप मुझे कमेंट करके बताइए आवाज आ रही कि नहीं, एक बार और बताइए अभी ठीक हुआ कि नहीं? प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल सही है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये जैसे पुराने टाइम में घड़ी आती थी, उसमें हम चाबी भर के चलाते थे, तो उसकी पूछ रहे हैं कि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए। पंकज बता रहे हैं ए, बिल्कुल राइट बताते हैं, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि चाबी की जो घड़ी है उसमें आपने क्या करा है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करा है, अब वो सही समय आपको बताएगी। अब यहाँ देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, 2 प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लो ये बांध है, ये बांध में आपने पानी रोक रखा है, ठीक है, और ये गेट लगा रखा है, ये पानी रुका हुआ है। अब ये कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो तो कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के गति करने के कारण होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ, स्थितिज ऊर्जा आएगा। अगला देखेंगे, अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन किस रासायनिक अभिक्रिया है? कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? देखते हैं यहाँ पे, संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, विघटन। जल्दी बताइए मुझे सब बच्चे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, विघटन। अब यहाँ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये मान लो आपने लकड़ी जला दी, क्या जला दी? लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियां जला दी, ये आग निकली, तो यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है? ऊष्मा का क्या हो रहा है? ऊष्मा बाहर आ रही है, क्या आ रही है? हीट बाहर आ रही है, तो कौन सी हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
क्योंकि लकड़ी जलाने पे या किसी भी वस्तु को जलाने पे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी बाहर निकलती है, इसके लिए वो कौन सा हो गया, ऊष्माक्षेपी। कौन सी क्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी। का आंसर आया सी। नींबू के रस का पीएच मान होता है, नींबू के रस का पीएच मान होता है, ठीक है, 10, 2, 12, 14, 10, 2, 12, 14, जल्दी से बताइए। नितेश जी बता रहे हैं सी, संदीप सूर्या जी बता रहे हैं बी, रोहित जी बता रहे हैं 2। अभी देख लेते हैं। देखो पीएच मान क्या होता है कि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि ये अम्लीय होता है। पीएच स्केल जो होता है उसमें हम जो लिमिट रहती है वो 0 से ले जाके 14 तक रहती है। अब 7 में क्या होता है, उदासीन। उदासीन किसको बोलेंगे, 7 को, न्यूट्रल। इधर की साइड जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। 7 से 0 की तरफ घट जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया 2.2, तो ये अम्लीय है, ठीक है। और हमारे जो मुंह का जो पीएच मान रहता है वो भी अम्लीय रहता है, ठीक है। ये उदासीन होती, क्या उदासीन होती है, हाँ 7 जल उदासीन होता है, बिल्कुल सही है। जो जल होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो उसमें मिलावट रहती है जल में के कारण वो अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, मतलब वो क्षारीय भी हो सकता है। लेकिन जो शुद्ध जल होगा वो क्या होगा, उदासीन। जस्ता के अयस्क है, आपसे क्या पूछा है, जस्ते का अयस्क है। यहाँ पे पूछा जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनेबार, जल्दी से बताइए क्या होगा। देखते हैं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, किसका है, एल्यूमिनियम का है। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, मतलब ये नमक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, तो ये भी नहीं है। सिनेबार, सिनेबार मर्क्यूरी का अयस्क है, सिनेबार किसका है, मर्क्यूरी का है। और सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो अब आंसर क्या है, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, जस्ते का, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा व्हाइट कलर में आपको दिखेगा। जो लाइव क्लास होती है वो 9 बजे से करेक्ट स्टार्ट हो जाती है, तो आप सभी उसी टाइम पे रेगुलर आ जाइए, तो आपको ये पूरी चीजें रेगुलर लाइव मिलेगी। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। अब देखते हैं, कैल्शियम, निकिल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब आपको पता होगा जल में क्यों तैरेगी, जब उसका घनत्व जल से कम होगा। ऐसी कौन सी धातु है जिसका घनत्व जल से कम होता है, ठीक है। अब देख लेंगे, कैल्शियम भारी है, निकिल और भारी है, मैग्नीशियम भी भारी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, पोटेशियम। आंसर क्या आया, पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये दोनों धातु जल पे तैरने लगती है, क्या करने लगती है, तैरने लगती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी, ये 3 धातु ऐसी है जो जल पर रख दोगे तो तैरने लगेगी, तो इसका आंसर क्या आया, पोटेशियम। अब यहाँ से पूछा जल में, जल में इसके लिए तैर रही है कि उसका घनत्व कम है जल से, जैसे लोहा तो एकदम डालेंगे तो डूब जाएगा। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वहां उष्मा का है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वह उष्मा का है। सुचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक और सुचालक दोनों, ठीक है। नितेश पटेल जी बता रहे हैं डी, पंकज बता रहे हैं ए, विशाल जी भी बता रहे हैं ए, तिवारी जी बता रहे हैं ए, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, अब समझते हैं। अर्धचालक तो होगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है धातु जो है अधिकतर चालक होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कुचालक होगी नहीं क्योंकि यह धातु होती है कुचालक। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप देखते हैं धातु चालक भी होती है, सुचालक भी होती है, दोनों का एक ही मतलब है, यानी ये डी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, दोनों सही है। अब जो भी डी भी बता रहा है, ए भी बता रहा है, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, दोनों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि बर्तन जो होता है उसमें चालन होता है, किसका चालन होता है, ऊष्मा और विद्युत का। जैसे कि आप प्रेशर कुकर जो रहता है उसमें एक टेफ्लॉन की रोड लगाई जाती है ना पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि वो गर्म हो जाता है,
ठीक है, इसके लिए हम कुचालक की उस पर परत लगाते हैं। ठीक है, ये देखो ये बर्तन, ठीक है, अब दिख रहे हैं ये सब रहते हैं कैसे, सुचालक और चालक। का आंसर ये दोनों आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण किस सोने का बनाया जाता है? कितने कैरेट का सोना होना चाहिए? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। सबसे पहले देख लेते हैं सोना। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। अब हम 24 कैरेट को उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्यों? बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, कुछ भी बनाने जाएंगे वो टूट जाएगा, इतना मुलायम होता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें मिलावट करेंगे। हम मिलावट केवल उतनी कर सकते हैं जितने में आभूषण बन जाए। हम यदि ज़्यादा करेंगे तो उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चन क्या है, 22 कैरेट, 24 कैरेट तो बना नहीं सकते। यहाँ आभूषण की बात हो रही है क्योंकि बहुत मुलायम है, तो ये कैंसल। 16 कैरेट में बहुत ज़्यादा मिलावट हो जाएगी, ये भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, 23 कैरेट भी ज़्यादा मुलायम रहता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आया क्या? सबसे बेस्ट जो आभूषण होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? 22 कैरेट के। ठीक है, लेकिन शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का। ये लिखा ताम्र। ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र यानी कॉपर और टीन से क्या बनेगा? कॉपर और टीन से क्या बनेगा? पीतल बनेगा, ड्यूरालुमिन बनेगा, कांसा बनेगा, सोल्डर बनेगा। जल्दी से बताइए, देखते हैं यहाँ पे पीतल किससे बनेगा? जस्ता प्लस तांबा। पीतल तो इससे बन गया। 30% जस्ता मिला दो, 70% क्या मिला दो? तांबा मिला दो। ये क्या बन गया? पीतल बन गया। ये दोनों मिला दिए। अब देख लेते ड्यूरालुमिन। ये एल्यूमिनियम से बनेगा। किससे बनेगा? एल्यूमिनियम से। आपसे पूछा है ताम्र एवं टीन के मिश्र, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कांसा। क्या आएगा? आपसे पूछा है कांसा। इसमें क्या करेंगे? ताम्र और टीन मिलाएंगे। ये ताम्र मिलाएंगे 67% और टीन मिलाएंगे कितना? बचा कितना? 33%। आंसर आया कांसा। सोल्डर धातु जो यूज करते हैं दो धातुओं को जोड़ने के लिए, टांका लगाने के लिए। टांका लगाने के लिए क्या यूज करेंगे? सोल्डर धातु, सोल्डर मिश्र धातु। का आंसर ये आया। अब देखेंगे साबुन द्वारा सफाई का साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। अब जो साबुन होती है वो अच्छी तरीके से काम कौन से जल में करेगी? कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों जल में, इनमें से सभी सत्य है। जल्दी से बताइए। कुछ बच्चे बता रहे हैं ए, कुछ बता रहे हैं बी। अब देख लेते हैं क्या होगा एक्सप्लेनेशन में। बताइए, अभी देख लेते हैं। यदि पानी कठोर है तो उसमें साबुन झाग ही नहीं देगा, पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों प्रकार भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आया क्या? मृदु जल। सॉफ्ट वाटर में अच्छे से झाग देगा। सॉफ्ट वाटर में कैसा झाग देगा? अच्छे से झाग देगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा गंदा पानी जो रहता है उसमें साबुन झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसमें मिलावट है, वो कठोर जल है। ठीक है, और कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को उबाल के दूर कर सकते हैं, पानी को उबाल के। और जो स्थायी कठोरता होती है उसमें हम क्या मिलाते हैं? क्लोरीन मिलाते हैं। क्लोरीन मिलाते हैं, उसके बाद में उसकी कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। विरंजन चूर्ण है, यानी ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है। तो विरंजन चूर्ण क्या होता है? तत्व कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जल, इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तत्व, जल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, इसका बी आंसर सही जाएगा क्योंकि ये तत्व थोड़ी है। CaO Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaO Cl2। ठीक है, ये विरंजन चूर्ण बना। दिख रहा है? विरंजन चूर्ण में क्लोरीन यूज होगा। किसका यूज होगा? क्लोरीन का। और यह क्या काम आता है? कपड़े धोने की लॉन्ड्री में काम आता है। लॉन्ड्री में काम आएगा,
जीवाणुओं को मारने में काम आएगा, जल को शुद्ध करने में काम आएगा, ये सब हो गया। अब 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? मौसम के जो गुब्बारे रहते हैं उनमें हम कौन सी गैस भरते हैं? वायु भरते हैं, हीलियम भरते हैं, नाइट्रोजन भरेंगे, कोई नहीं भरेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि मौसमी जो गुब्बारे रहते हैं ये हमको इसमें हल्की गैस भरना पड़ेगी। कौन सी भरना पड़ेगी? हल्की गैस। तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर की हीलियम। दूसरे नंबर की कौन सी होती है? हीलियम। हाइड्रोजन इसके लिए नहीं भरेंगे क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है, ये ज्वलनशील गैस है, इसके लिए ये नहीं भरेंगे। तो अब सेकंड नंबर में नंबर किसका आया? हीलियम का, के लिए हम हीलियम भरेंगे। वायु जो होती है भारी होती है। वायु कैसी होती है? भारी, ये भी नहीं भरेंगे। नाइट्रोजन भी भारी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, हम सांस लेते हैं तथा छोड़ते हैं, वह प्रक्रिया है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निःश्वसन। जल्दी बताइए, जल्दी से। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है, श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निःश्वसन। हितेश पटेल जी ए बता रहे हैं, पैरा एसएफ कमांडो ए बता रहे हैं, ठीक है। ललिता जी ए बता रहे हैं, लक्ष्मण जी ए बता रहे हैं, गजू बन्ना राजपूत जी भी बता रहे हैं, अर्जुन पांडे जी ए बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाती है श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाती है? जिसमें क्या होता है? वायु का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? वायु का। वायु का आदान प्रदान। फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। O2 को लेंगे और CO2 को छोड़ देंगे। O2 को ग्रहण करेंगे, CO2 को छोड़ देंगे। वो क्रिया क्या कहलाएगी? श्वासोच्छ्वास, जिसमें हम सांस लेना और छोड़ना आ गया। अब बात करोगे, आप बोल रहे श्वसन, तो श्वसन का मतलब क्या हो जाएगा कि हम सांस क्यों लेते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्योंकि हम सांस लेते हैं, उसके माध्यम से ऑक्सीजन शरीर में जाएगी और हमारे शरीर में भोजन का दहन करेगी। किसका? भोजन का दहन होगा, उसके बाद में क्या बनेगी? CO2 बनेगी। ठीक है, ये पूरा श्वसन प्रणाली है हमारी। इसमें फेफड़े सांस लेने छोड़ने का काम करते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है डायाफ्राम है, नीचे डायाफ्राम है जो फेफड़े को आगे की ओर ऊंचा करता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं? उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हाइपरटेंशन? तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मतलब क्या होता है कि जो आप मान लो आपको धमनी है, ये देख लो यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं हाइपरटेंशन, ये वो आपका बीपी देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर, यानी हाई बीपी जो होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो क्या होता है? आपकी जो नस है, नस में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्या जम गया? कोलेस्ट्रॉल। के लिए आपका शरीर का प्रेशर बढ़ गया है, रक्त का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, इसलिए इसका आंसर क्या आया? हाइपरटेंशन। और ये जो होता है फैट के कारण होता है। आपके शरीर में फैट जमा हो जाती है और वो आपकी नसों को जाम करने लगती है, के कारण आपके हृदय पे उसका इफेक्ट जाता है और कई बार आपका हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। और ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल, ये बेड वसा से होता है, बेड वसा यानी संतृप्त वसा, और ये पाई जाती है दूध में, दूध जैसे प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में, घी में, मांस में, ऐसी। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों का आकार होता है, फेफड़ों का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। देखो फेफड़े ऐसे तो नहीं होते हैं गोल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, गोलाकार नहीं। बेलनाकार, फेफड़े का आकार ऐसा तो नहीं होता है, ये भी कैंसिल। अब बात हो रही है शंक्वाकार, शंकु आकार के, देखो आपको दिख रहे हैं, ये बन गया शंकु आकार, ये शंकु आकार, तो इसका आंसर क्या आएगा? शंकु आकार। क्या आया? शंक्वाकार। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपसे पूछ रहे हैं क्या बोटनी शब्द की उत्पत्ति? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, पुर्तगाली। जल्दी से बताइए। सी बता रहे हैं, फ्रेंच बता रहे हैं बहुत सारे।
प्रवेश जी बता रहे हैं सी, इमरान पांडे जी बता रहे हैं बी, मनोज जी बता रहे हैं ए। अब देखते हैं, बॉटनी मतलब वनस्पति, वनस्पति यानी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द आया है आपके ग्रीक भाषा के शब्द से। कौन से भाषा के शब्द से? ग्रीक भाषा के शब्द। और जीव विज्ञान में जो बॉटनी होता है, ये फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक प्लांटेरियम, ठीक है, प्लांटेरियम में, सिस्टेमा प्लांटेरियम में, ठीक है। इसका आया ग्रीक। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। कवक कई प्रकार के होते हैं, कवक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ वृक्ष की छाल पे उगते हैं, कुछ गोबर पे उगते हैं, कुछ चट्टानों पे उगते हैं। कवक कई प्रकार के होते हैं, ये बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। कुछ पेड़ों की छाल पे उगेंगे, कुछ गोबर पे उगेंगे और अलग अलग है। तो आपसे क्या पूछा है? वृक्षों की छालों पे उगने वाले कवक। तो वृक्षों की छाल पे जो उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रोपोफिलस। क्या बोलेंगे? क्रोपोफिलस। क्रोपोफिलस किसको बोलेंगे? इसको नहीं, ये गलत हो गया, इसका आएगा कार्टिकोलस। क्या आएगा? कार्टिकोलस, ठीक है। क्रोपोफिलस तो गोबर पे उग रहे हैं, इस पे उग रहे हैं गोबर पे, इसका आएगा कोर्टिकोलस। ये वृक्ष की छाल पे होगा। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पे उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया था, इसका क्या आएगा? क्रोपोफिलस, जो मैंने पहले भी बात करी है। सेक्सिकोलस, ये सेक्सिकोलस है। सेक्सिकोलस जो होते हैं ये कहाँ पे उगते हैं? चट्टान पे। जो चट्टान पे कवक उगते हैं उसको सेक्सिकोलस बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। ये देखो गोबर पे उगा हुआ है ये कवक। ये वैसे चित्र गलत है, ये कवक का चित्र नहीं है, ये पौधे का चित्र आपको दिखा दिया। कवक तो अलग होते हैं, ये पौधे का चित्र है, ये गलत हो गया है चित्र। अगला देखेंगे, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है? चेचक, तपेदिक मतलब टीबी, मप्स, पीलिया। बहुत सारे आपको यहाँ रोग दिखाए गए हैं। तो चेचक होता है वायरस से, मप्स वायरस से, पीलिया बीमारी है यकृत की। इसका आंसर आ गया टीबी। ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसके बचाव के लिए जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं। कौन सा? बीसीजी का टीका लगा देते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ बीसीजी का टीका लग जाएगा। उसके बाद में टाइम टाइम पे ऐसे टीके लगते हैं टीबी के। और ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, ठीक है। इसके बचाव के लिए सरकार ने टोट्स प्रणाली अपनाई थी। इसके अंतर्गत 6-7 महीने का जो इलाज होता है सरकार फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंप्लीट करवाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके बलगम की जांच होती है, उसके आधार पर फिर आपका पता लगाया जाता है कि आपको टीबी है या नहीं, ठीक है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? जल्दी बताइए। देवदार से, चीड़ से, माइकम से, नेटम से। तारपीन का तेल, ठीक है, जल्दी बताइए। ये देखो ये तेल निकाल रहे हैं, ये होता है पौधा चीड़ का। ये कौन से पौधे से? चीड़ से। अब इसका उपयोग क्या है? तारपीन के तेल का उपयोग क्या है? पेंट में मिलाने के लिए। जो कलर होता है, कलर में हम उसको मिलाने के लिए क्या यूज करते हैं? ताड़पीन का तेल। पानी यूज करोगे तो क्या होगा? ग्लूटेशन हो जाएगा, वो आपस में एक दूसरे में घुल नहीं पाएंगे। आपको इसके लिए क्या मिलाना पड़ेगा? तारपीन का तेल। या तो केरोसिन मिलाइए या तो फिर तारपीन का तेल मिलाइए। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? चीड़ से। बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? सबसे पहले आपको यह 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको देखना है। हरे शैवाल, जीवाणु, कवक, यीस्ट। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका में
अनुपस्थित होगा जो अविकसित है। क्या है? अविकसित। तो शैवाल की जो कोशिका है वो विकसित है, कवक की भी विकसित है, कीस्ट की भी विकसित है। इसका आंसर क्या आएगा? जीवाणु। जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये आपको चित्र में दिया है, ये बाकी सब में पाया जाएगा, मानव के शरीर की कोशिका में पाया जाएगा। इसका क्या काम है? ऊर्जा उत्पादन करना। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के लिए क्या करता है? एक जनरेटर का काम करता है, मतलब ऊर्जा उत्पादित करता है। तो ये जीवाणु में नहीं पाया जाता। इसका आंसर ही आया, क्योंकि जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक मतलब एक ऐसी कोशिका जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है और कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ही आया। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? नाखून में, नाक में, स्टेपस में, जबड़े में? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। अभी देखते हैं अपन। सी बता रहे हैं, तिवारी जी बता रहे हैं सी, नितेश जी बता रहे हैं सी। चलो अभी देख लेते हैं क्या होगा। नाखून, नाखून में कोई हड्डी होती नहीं है, पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नाखून जो बना होता है वो केराटिन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। ये हो गया। नाक, नाक में हड्डी नहीं होती है, उपास्थि होती है, क्योंकि नाक में हड्डी होती है तो नाक बहुत कठोर होती है, लेकिन हमारी नाक क्या होती है? मुलायम। तो वहां पे हड्डी की जगह क्या है? कार्टिलेज है, कार्टिलेज लगा हुआ, तो ये भी कैंसल। अब आ गया जबड़े। जबड़े क्या होता है? बड़े होते हैं। कान की जो स्टेपस होती है ये 1 mm की हड्डी है, 1 mm की हड्डी है जो ध्वनि को आपके अंदर तक पहुंचाती है, जो आपकी वॉइस है उसको कान के अंदर भेजने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है। और कान में 3 हड्डी पाई जाती है, लेफ्ट राइट में दोनों जगह 3-3 हड्डी। ठीक है, 6 हड्डी दोनों कानों में। तो उसमें से सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। ठीक है, ये जबड़े की तो गलत हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आया? ये। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी मॉडल्स पेपर की है, तो उसके लिए आप मिथुन सर आने वाले हैं, तो आप वेट कीजिए, जल्दी आपको एक क्लास मिलने वाली है। क्या दोस्तों, आप हमारे से इसी तरह रोज जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आपकी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। हम ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। कल हम इसी समय मिलते हैं। जय हिंद।